बेटा, कार्बोहाइड्रेट ऐसे प्राकृतिक सक्रिय जो क्या होंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक होंगे जिनमें एल्डिहाइड और कीटोनिक क्या होंगे, समूह उपस्थित होंगे। तो ये प्रकाशिक सक्रिय से समझ रहे होंगे आप लोग कि प्रकाशिक सक्रिय कहा जाता है बेटा, यहाँ पर प्रकाशिक सक्रिय जो यौगिक होते हैं जिनमें प्रकाशिक समावता दिखाता है ना। इनमें कायरल मॉलिक्यूल होते हैं, बहुत सारी चीजें आती है प्रकाशिक समावता में, है ना। सुपर इम्पोजिबल सुपर इम्पोजिबल कंडीशंस आती हैं, तो बहुत सारी चीजें आती है। तो जो प्रकाशिक समावता है उसमें होता है, इसमें क्या होगा, कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है जिनमें क्या होगा, चारों कार्बन के एक कार्बन से जुड़े हुए ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्या होने चाहिए, वो समूह होने चाहिए। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 होती है ना, तो चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होनी चाहिए। जैसे माने इसको कायरल मॉलिक्यूल कहा जाता है, जैसे माने कार्बन है और उसकी संयोजकता एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ ऑक्सीजन OH है, ठीक है ना। दूसरी तरफ यदि देखेंगे तो COH से जुड़ा हुआ है, एक Cl से जुड़ा हुआ, मान लीजिए ये है हमारे पास, ये CH3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कायरल मॉलिक्यूल कहलाएगा, कायरल कार्बन, ठीक है ना। तो इस प्रकार की चीजें को ये प्रकाशिक स्वभावता दिखाता है। ये सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, आसानी से रोटेशन हो रहा हो, तो बहुत सारी चीजें आती है ना। और सुपर इम्पोजिबल पोजिशन दिखाता हो, मिरर इमेज दिखाता हो, ये सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे, है ना। तो प्रकाशिक नंबर 1 क्या होना चाहिए, इसको प्रकाशिक क्या कहते हैं बेटा, इसको एक तो प्रकाशिक सक्रिय और पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्या होंगे, OH समूह होंगे। पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होंगे, यौगिक होंगे, है ना। उस यौगिक को क्या कहलाता है, यौगिकों का समूह क्या कहलाएगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स कहलाएगा। अब कार्बोहाइड्रेट्स को देखें बेटा आगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने दो चीजों को बताया था, देखो। एक तो हमारे पास इसके भौतिक गुणों के आधार पर है वर्गीकरण, हमने कहा था एक तो शर्करा होते हैं, भौतिक गुणों के आधार पर एक शर्करा होते हैं और एक अशर्करा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, है ना, भौतिक गुणों के आधार पर। तो हम उनको कह सकते हैं वे कार्बोहाइड्रेटों को जो क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, ठीक है ना, उनको शर्करा कहा जाता है। शर्करा, उनको क्या कहते हैं, शर्करा कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ग्लूकोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये दोनों मीठे होते हैं, तो इसलिए हमने इनको क्या कर दिया, शर्करा के अंतर्गत रखा हुआ है। किसके अंतर रखा हुआ, शर्करा के अंतर्गत। दूसरा अशर्करा, है तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उनका स्वाद मीठा नहीं होगा, है ना। इनका स्वाद है तो कार्बोहाइड्रेट, लेकिन उनका स्वाद क्या नहीं होगा, मीठा नहीं होगा, ये मीठे नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास स्टार्च हो गया, स्टार्च आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह देखा हुआ है, स्टार्च होता है, मंड को भी कहते हैं बेटा, जिसको हम घर में मांड भी बोलते हैं, ठीक है ना, चावल के ऊपर के जो मंड होता है, तो वो मीठा नहीं होता है, उस प्रकार का मीठा नहीं होता जैसे ग्लूकोज हो या लैक्टोज हो, है ना। ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज हो गया, ये है तो शर्करा, लेकिन सॉरी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये अशर्करा है। कैसे है, अशर्करा माने जिनका स्वाद क्या नहीं होता, मीठा नहीं होता। तो इस टाइप से हमें दो प्रकार के, हम भौतिक गुणों के आधार पर देखें तो दो प्रकार के हमारे पास शर्कराएं होंगी, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट का दूसरा आधार है, ये दो दो प्रकार से हमने शर्करा को मान लिया। एक हमारे पास क्या है, शर्करा और अशर्करा। दूसरा है यहाँ पर देखो, रासायनिक संगठन। दूसरा जो वर्गीकरण का आधार है, ये तो किसके आधार पर था, भौतिक गुणों के आधार पर, है ना। और रासायनिक संरचना एवं संगठन के आधार पर, जो संगठन होगा उसका, उसके आधार पर, जल या जल अपघटन के आधार पर, देखो हम इनका जल अपघटन करके भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। रासायनिक संरचना हो गई, और दूसरा हम कह सकते हैं जल अपघटन के आधार पर। जब हम उनका जल अपघटन करेंगे तो उनसे जो प्राप्त होने वाले अणुओं की संख्या होगी, उसके आधार पर इनको तीन प्रकार से माना गया, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। तो पहले मोनोसैकेराइड्स देखते हैं, मोनोसैकेराइड्स किसे कहेंगे, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं बेटा इनके। तो मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, देखो, मोनोसैकेराइड हम उनको कहेंगे, मोनोसैकेराइड वे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा कीटोन के अधिक सरल अणुओं से जल अपघटित नहीं किया जा सकता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको कह सकते हैं कि इसका जल अपघटन नहीं होता है, किसका, मोनो मोनोसैकेराइड्स का, है ना। और उनको हम क्या कहते हैं, मोनोसैकेराइड्स कह सकते हैं। और देखो इसमें देखेंगे बेटा, लगभग 20 मोनोसैकेराइड प्रकृति में ज्ञात है, जो 20 प्रकार के मोनोसैकेराइड्स हैं वो प्रकृति में ज्ञात है। जैसे देखो ग्लूकोज, इनमें भी देखेंगे मोनोसैकेराइड कौन कौन से हैं,
ग्लूकोज तो सब लोग जानते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को सभी जानते हैं क्योंकि इनका जल अपघटन नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये पॉलीहाइड्रोक्सी तो है, एल्डिहाइड कीटोन है, इनको सरल यौगिकों में जल अपघटित नहीं किया जा सकता, इनको हम क्या नहीं करेंगे, जल अपघटन इसका नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, जल अपघटन से ये और सरल नहीं बन पाएंगे, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, मोनोसैकराइड्स। इस जल अपघटन के आधार पर बेटा, है ना, पहला क्या आएगा, मोनोसैकराइड्स। ठीक है ना, और ये 20 प्रकार के होते हैं। ग्लूकोज आप लोगों ने देखा, फ्रक्टोज देखा और राइबोज देखा, ये तीनों क्या है, ये तीनों हमारे पास क्या है, मोनोसैकराइड्स है। ये उदाहरण है हमारे पास, है ना। एक तो ग्लूकोज का है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, केवल राइबोज को नहीं जानते। ठीक है ना, आप जान जाएंगे इसको। ठीक है ना, दूसरा देखो बेटा, ओलिगोसैकराइड्स। अब ओलिगोसैकराइड्स क्या हो सकते हैं, ये देखो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसैकराइड के दो से, है ना, 2 या 10 इकाइयों तक प्राप्त होते हैं, 2 या 2 से अधिक भी कह सकते हैं, है ना। यानी कि इनका जब हम ओलिगोसैकराइड का जल अपघटन करेंगे, 2 मिलेंगे या 10 तक, है ना, इकाइयां प्राप्त होंगी, उनको हम कहते हैं ओलिगोसैकराइड्स। ठीक है ना, ओलिगोसैकराइड्स कितने प्रकार के होते हैं, देखो, डाइसैकराइड्स हो सकते हैं, ट्राइसैकराइड्स हो सकते हैं, टेट्रासैकराइड्स हो सकते हैं। इस प्रकार से इनको बांटा गया, किसको, ओलिगोसैकराइड। पेंटासैकराइड हो सकते हैं, हेक्सा, क्योंकि इसमें 10 तक प्राप्त हो सकते हैं ना बेटा। तो यदि माना 2 प्राप्त हुए तो डाइसैकराइड, 3 प्राप्त हुए तो ट्राइसैकराइड, 4 प्राप्त हुए तो टेट्रासैकराइड, है ना। तो ओलिगोसैकराइड क्या होता है, 10 तक हम यदि माने कि 10 तक उससे छोटे अणु बन जाएंगे। जैसे माने एक एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा C12H22 और O11, क्या नाम है बेटा इसका, क्या बोलेंगे सुक्रोज। इसको, बिल्कुल राइट, सुक्रोज, है ना। इसको क्या बोलेंगे, सुक्रोज, ये सुक्रोज है। और जैसे हम इसका जल अपघटन करते हैं, रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल, जल अपघटन करेंगे, तो ये क्या बनाएगा, C6H12O6 बनाएगा और C6H12O6। अब देखो, हमने क्या किया, इसका जल अपघटन किया और इसने 2 हमारे पास क्या दिए, मोनोसैकराइड्स दे दिए। तो 2 दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसको क्या नाम देंगे, इसको बोलेंगे डाइसैकेराइड, क्योंकि इसने 2 मोनोसैकेराइड दी। इसको क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। है किसके अंतर्गत है, ओलिगोसैकेराइड के अंदर। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड। तो हमारे लिए आसान हो गया कि हमने डाइसैकेराइड को पहचान लिया, क्योंकि उसने क्या किया, जल अपघटन पर दो दो अणु क्या दिए, मोनोसैकेराइड्स के दिए। तो ये क्या हो गया बेटा, इसको बोलेंगे हम डाइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड जो 3 देगा, हो सकता हो इस टाइप से 3 दे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइ या राइबोज दे दे। तो ये अलग अलग अणु को, है ना, टेट्रासैकेराइड 4 दे देगा, पेंटा 5 दे देगा। तो इस प्रकार से क्या होता है, जितने वो अणु देगा उसी हिसाब से हम ओलिगोसैकेराइड, ये क्या कहलाएंगे, 2 से लेकर के 10 तक वाले क्या कहलाएंगे, ओलिगोसैकेराइड। क्या कहेंगे बेटे उनको, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है ना, उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहेंगे। ठीक है ना, देखो, 2 प्राप्त हो जाते हैं, देखो मोनोसैकेराइड के समान होते हैं, अथवा भिन्न भी हो सकते हैं। देखो यहाँ पर ये समान भी हो सकते हैं, भिन्न भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए देखो, सुक्रोज का एक अणु का जल अपघटन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक एक इकाई देता है, जबकि माल्टोज से प्राप्त इकाइयां केवल ग्लूकोज ही होती हैं। ध्यान रखना पड़ेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमने माल्टोज का किया, याद रखो, माना हमने माल्टोज का क्या किया, जल अपघटन करवाया, फॉर्मूला बताऊंगा अभी माल्टोज का भी। वो माल्टोज का फॉर्मूला वही होता है जो सुक्रोज का होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल क्या बनेंगे, C6H12O6, यहाँ ग्लूकोज के बनेंगे। और जब हम सुक्रोज का कर रहे हैं, देखो कितनी मजेदार बात है, जब हम क्या कर रहे होंगे, सुक्रोज का जल अपघटन कर रहे होंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, कैसे, छोटे छोटे क्वेश्चनों में आता है ना, कि जब सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे, जब माल्टोज का करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ही बनेंगे, क्या बनेंगे, ग्लूकोज। और जब सुक्रोज का जल अपघटन करेंगे तो ऐसी दशा में एक तो बनेगा ग्लूकोज और दूसरा क्या बनेगा, फ्रक्टोज। याद रखिएगा बेटा, और इन दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, लेकिन इनमें भिन्नताएं हैं। ठीक है ना,
इसलिए थोड़ा ध्यान रखना आपको, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि जब माल्टोज का जल अपघटन होगा तो केवल ग्लूकोज बनेंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जब सुक्रोज का जल अपघटन होगा तो एक बनेगा ग्लूकोज और दूसरा बनेगा फ्रक्टोज। ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताया जाएगा, इसकी डिटेल बताई जाएगी कैसे कैसे होना है, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं? जिनका हम जल अपघटन करेंगे तो इससे क्या होगा, अधिक अत्यधिक संख्या में क्या बनते हैं, क्या बनते हैं, मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कह सकते हैं, ठीक है ना। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, गोंद हो गया, गोंद भी क्या है, एक प्रकार सैकेराइड्स है ना, गोंद हम जानते हैं, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड्स। ये स्वाद में क्या होते हैं, मीठे नहीं होते हैं, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, मीठे नहीं होते, इन्हें हम अशर्करा भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा उनके संगठन के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, और जल अपघटन के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, और जो उनके हम भौतिक गुणों के आधार पर दो प्रकार के, शर्करा और अशर्करा। ये छोटी छोटी बातें हमने सीख लिया, ठीक है ना। अब समझ आया मोनोसैकेराइड्स क्या हो गया, डाइसैकेराइड्स क्या हो गया, ठीक है ना। ये क्या 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 चीजें होंगी। अब चलो इसमें थोड़ी सी हम क्या करेंगे, ये तो वर्गीकरण हो गया बेटा, इसमें मोनोसैकेराइड्स क्या है, डाइसैकेराइड्स क्या है, ठीक है ना। अब थोड़ी सी हम इनकी क्या कर सकते हैं, संरचनाओं को पढ़ लेंगे। पहले बनाने की विधि, सीधी बनाने की विधि आगे इसमें, एक मिनट बेटा। संरचना, पहले ग्लूकोज की संरचना को पढ़ लेते हैं, है ना, कि ग्लूकोज की संरचना कैसे होती है, ठीक है ना। इनकी संरचनाओं को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अलग अलग प्रकार की ग्लूकोज की संरचनाओं को देखते हैं कि ग्लूकोज की संरचना होती कैसे, ठीक है ना। देखो ग्लूकोज एक क्या है, एल्डोहेक्सोज है, इसे डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, क्या कहते हैं, डेक्सट्रोज भी कहते हैं। देखो बेटा पहले हम इस संरचना को देखेंगे, ये एल्डोहेक्सोज है। एल्डो को मतलब क्या हुआ, एल्डो का मतलब क्या हुआ, कोई जान पा रहा है इसमें? एल्डो का मतलब होता है बेटा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, और हेक्सोज का मतलब क्या हो गया, यदि हम देखेंगे हेक्सोज का मतलब होता है इसमें 6 OH ग्रुप है, इसमें 6 क्या है इसमें, OH ग्रुप। तो पहले हम ग्लूकोज की संरचना देखते हैं, तो ग्लूकोज को हमने आज तक क्या पढ़ा, C6H12O6 पढ़ा, सबने यही पढ़ा बेटा, सॉरी, इसको हमने इसी तरह पढ़ा। पहले हमने ग्लूकोज की संरचना को हमेशा ऐसे ही पढ़ा, लेकिन इस ग्लूकोज की संरचनाओं को अलग अलग रूपों में समझाया गया, बहुत सारी प्रकार की संरचनाएं हैं इसमें, ठीक है ना, कि किस प्रकार से हम उनको समझ सकते हैं। तो यहां पर यदि देखेंगे तो पहला इसकी जो संरचना है यह है, इसको बोलते हैं ओपन चेन या खुली श्रृंखला कह सकते हैं, खुली श्रृंखला के रूप में। तो इसकी जो संरचना होगी बेटा वो कैसे होगी, CHO। देखो पहले क्या होगा, CHO होगा, फिर क्या होगा, यहां पर देखेंगे तो CHOH, ACH और OH, और इसका हम क्या करेंगे, होल 4 ऐसे पढ़ेंगे बेटा अब हम इसको, ग्लूकोज को, एंड लास्ट वन इज CH2OH। देखो ये है ग्लूकोज की संरचना, ठीक है ना, ये क्या है, ग्लूकोज की संरचना। और इसमें भी क्या होता है, इसकी भी और बड़ी संरचना, ये तो हम शॉर्टकट लिख रहे हैं इसको। देखो यहाँ पर कार्बन 6 है, इस वाले में कार्बन 6, पहले हम कार्बन 6 को पहचाने, कार्बन 6 कहाँ है ना, 6 कार्बन को देखें तो 6 कार्बन देखो बेटा कहाँ कहाँ है। देखो एक कार्बन तो ये हो गए, एक ही हो गए, चार ही हो गए, चार और एक 5 हो जाएंगे, और छठा ही हो गए, 6 कार्बन हो गए, ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन कितने, 12 है, तो हाइड्रोजन को देखेंगे, एक तो ये हो गया, और दो ये हो गए, दो, और चार दो ना 8 हो जाएंगे, तो 8 यहां पर हो जाएंगे, 8 हो गए, और एक 9, 10, 11 और 12वां ये हो गया, तो हाइड्रोजन भी 12 है इसमें। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, तो देखो एक ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, और एक ऑक्सीजन हो गए, ठीक है ना। तो कितने हो गए, कितने हो गए बेटे इसमें, यदि हम इसको देखेंगे तो ओ कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। इसको हम और ओपन कर सकते हैं, देखो कैसे, ये हमारे पास CHO है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, CHOH नंबर 1, CHOH नंबर 2, ठीक है ना, CHOH
ये तीसरे नंबर पर आ जाएगा। चौथे नंबर पर आ जाएगा ये CHOH, और इसके बाद आता है CH2OH। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसमें देखो 4 होल 4 है ना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और CH2OH नीचे। तो इसमें गिनो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हुए कि नहीं हुए। हाइड्रोजन देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हाइड्रोजन हुए। और ऑक्सीजन को गिनेंगे तो ऑक्सीजन कितने हो गए बेटा इसमें, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ग्लूकोज को कैसे पहचानेंगे हम, इसको एल्डिहाइड से पहचानेंगे, इस एल्डिहाइड से, ये है इस CHO ग्रुप से। अब इसको ऐसे किस रूप में मानेंगे, है ना, अणुसूत्र क्या है इसका, जो ग्लूकोज का अणुसूत्र है वो C6H12O6 है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गया बेटा। हमने ग्लूकोज के जो हमारे पास क्या होंगे, अणु होंगे, इस प्रकार से देख सकते हैं इसको। देखो बेटा अभी हम और संरचना भी बताएंगे, इसके और प्रकार की संरचनाएं हैं, बहुत सारी टाइप की संरचनाएं, विन्यास है इनका अलग अलग प्रकार के, है ना। चक्रीय विन्यास अलग आएगा, पायरोनो संरचनाएं अलग आई, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की संरचनाएं। तो पहले हम इस संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या आता है आप लोगों के पास, यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज शुरू होने वाली, नंबर 1, ठीक है ना। सिद्ध कीजिए, आपको सिद्ध करना होता है, ये बताना होता है कि कार्बन में 5 क्या है, सिद्ध कीजिए कि जो कार्बन है, ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ग्लूकोज में 6 कार्बन है। क्योंकि हमें सबसे पहले कार्बन को पहचानना है कि 6 कार्बन है। कैसे पता, इस 6 कार्बन की उपस्थिति का पता कैसे करें। पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि 6 कार्बन उपस्थित हैं, इसको बताएं। तो कैसे बताओगे, इसको रिएक्शन के थ्रू बताएंगे। कैसे होगा, हमने क्या करना है कि हमने लिया है यहाँ पर ग्लूकोज, तो ये रिएक्शन आपको देनी होगी 6 कार्बन के लिए, CH और यहाँ पर CHOH के होल 6, ये क्या है, होल 4 है बेटा, एंड CH2OH। इसका नाम क्या है बेटा, कौन बताएगा, कौन बताएगा इसका नाम क्या है। हाँ चल बता बेटा, ये है CHOH की होल 4 एंड CH2OH। इसका नाम क्या है बेटा, हाँ चल, जल्दी बताओ बेटा, ये क्या है हमारे पास, और कोई बच्चा। ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज है सर। बेटा, हाँ ये ग्लूकोज है। इसको क्या बोलेंगे, ग्लूकोज, जिसको हम ऐसे लिख रहे थे C6H12O6। अब ऐसा नहीं लिखेंगे, अब आपको पता लग गया ग्लूकोज का फॉर्मूला ये। अभी तो ये पता लग रहा है, अभी इससे आगे भी पता लगना है ना। तो अभी जितनी हमें जानकारी होती चले जाएंगे, हम उसको फॉर्मूला उस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये ग्लूकोज हो गया। हम क्या करवाएंगे बेटा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं। किसकी रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। और ये जब हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवाते हैं तो ये मालूम क्या होता है, ये सबसे H2O निकाल देगा, और लास्ट में जो कंपाउंड बनता है वो इस प्रकार से बनता है, ठीक है ना। मैं सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, HI, और इसको HI के साथ जब गर्म करेंगे तो ये सीधे बना देगा, हमारे पास एक कार्बन श्रृंखला बना देगा, CH3 CH2 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 एंड CH2, कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और छठा ये CH3। ये सीधे क्या बना देगा, नॉर्मल हेक्सेन बना देगा। तो इस नॉर्मल हेक्सेन के बनते ही हम बता देंगे कि इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 6। और वो किस में डाल के पता लगाया हमने, HI के साथ अभिक्रिया। कार्बन की संख्या 6 है, ये हमारे पास सिद्ध हो गया, क्योंकि हेक्सेन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं। जैसे हमने HI के साथ इसकी अभिक्रिया करवाई हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, ये मॉलिक्यूल बन गया। प्लस इसमें आयोडीन निकलेगा और बहुत सारे H2O भी निकलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है, इसकी रिएक्शन काफी लंबी है। HI के साथ जब हम अभिक्रिया करवाते हैं ग्लूकोज की, तो काफी लंबी रिएक्शन है, ठीक है ना। लेकिन आपको सिंपल इसी रूप में लिख लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि लंबी रिएक्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये है कार्बन के 6 परमाणुओं की संख्या। दूसरा है बेटा, इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो है कार्बन की संख्या निकालने के लिए, कार्बन की संख्या याद रखोगे, कार्बन की संख्या
कैसे निकाली जाती है? देखो बेटा, एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास इस बार, ये क्वेश्चन आते हैं ग्लूकोज की संरचना से संबंधित, ये क्वेश्चन आते हैं कि ग्लूकोज में कुल कितने कार्बन है, ठीक है। दूसरा, इसमें कार्बोनिल समूह है, CO, ये समूह है, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति, कार्बोनिल समूह, इसमें हम क्या करेंगे, कार्बोनिल समूह और की उपस्थिति। अब आपको सिद्ध करना है कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। अभी तक तो हमने क्या सिद्ध किया कि इसमें 6 कार्बन है। अब हमने देखो 6 कार्बन को हमने क्या कर लिया, सिद्ध कर लिया कि 6 कार्बन है, हमने हेक्सेन बना करके पता लगा दिया कि इसमें 6 कार्बन है। अब इसमें कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह की जो अभिक्रियाएं हैं बेटा, ये 2 अभिक्रियाएं हैं। कार्बोनिल समूह की जो अभिक्रियाएं हैं, ये कितनी अभिक्रियाएं हैं, 2 अभिक्रियाएं हैं। और ये दोनों अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी? एक तो होती है जहां पर भी CO ग्रुप है, जब हम एल्डिहाइड पढ़ रहे थे तो CO ग्रुप की पहचान के लिए हम क्या कर रहे थे, एक तो क्या लेते हैं, हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH के साथ, इसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सीन बनाता है। दूसरा, हम HCN के साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, इसके साथ बनाता है साइनोहाइड्रीन बनाता है, इसके साथ तो ऑक्सीन बनाएगा, ठीक है ना। ये सिद्ध करेगा कि जब हम हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो ये क्या करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीन बनाना चाहिए। और जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन बनाना चाहिए। क्या बनाना चाहिए, साइनोहाइड्रीन। देखो तब पता लगा हमें कि इसमें क्या है, CO ग्रुप उपस्थित है। क्लियर हुआ बेटा? हम इन 2 अभिक्रियाओं के माध्यम से बता सकते हैं कि इसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित है। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं क्या हो गई, कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं क्या हो गई बेटा, बताओ बोलो। कार्बोनिल समूह की अभिक्रियाएं कौन कौन सी हुई, अरे हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH एंड HCN के साथ, इनसे हम पहचान पाएंगे। इसके साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा, इसके साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनाएगा बताओ, इसके साथ अभिक्रिया होकर क्या क्या बनाएगा बेटा, ये ऑक्सीन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सीन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्साइम या ऑक्सीन भी कह सकते हैं, है ना, ऑक्सीन, ठीक है ना। और इसका नाम यदि बनाएंगे तो यहां क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन, ये बनाएगा साइनोहाइड्रीन। क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रीन। पहले 2-3 चीजें ध्यान रखना बेटा, ये क्वेश्चन इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इस ग्लूकोज से एक क्वेश्चन आएगा इस टाइप का बोर्ड परीक्षा में। एक तो 6 कार्बन वाला पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा कि कार्बोनिल समूह उपस्थित है। तो चलो अब देखते हैं, इस अभिक्रिया किस पर होनी, कार्बोनिल समूह पर, इस पे CHO पे, है ना। तो देखो ये क्या क्या नाम है बेटा, आंचल इसका, CHOH की होल 4, CHOH की होल 4 एंड CH2OH, इसका नाम क्या है आंचल बेटा, दिख नहीं रहे मुझे सारे बच्चे, ग्लूकोज। हाँ, इसका नाम है ग्लूकोज, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज है ना। और ग्लूकोज पर हम क्या करवाते हैं बेटा, पहली अभिक्रिया करवाते हैं NH2OH के साथ, इस NH2OH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। तो NH2OH के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, देखो यहां से H2O मॉलिक्यूल निकलेगा। ऐसे तो हमने कार्बोक्सिलिक, जब हम वहां पढ़ रहे थे, एल्डिहाइड पढ़ रहे थे, तो ऐसे तो क्या था, यहाँ से H2O निकलेगा और यहाँ क्या बनेगा, CH, फिर डबल बॉन्ड आएगा NOH, और यहां बाकी मॉलिक्यूल वैसे रहेंगे, CHOH की होल 4 एंड CH2OH। ये रिएक्शन पूछी जाएगी बेटा, ध्यान रखना। और ये बना देगा H2O। इसका नाम क्या है, इसका नाम होगा ग्लूकोज ऑक्साइम, या ग्लूकोज ऑक्सीन भी कह सकते हैं, जैसे आप लोग कहना चाहो, है ना, ऑक्साइम या ऑक्सीन। ये ऑक्साइम बना दिया, क्या बना दिया, ऑक्साइम बना दिया। पहली रिएक्शन तो ये हो गई किसकी, समूह को उपस्थिति है, ठीक है ना। दूसरी अभिक्रिया देखो, ये पहली अभिक्रिया हो गई। अब दूसरी अभिक्रिया को देख रहे हैं, दूसरी अभिक्रिया क्या होगी, किस प्रकार से आएगी, ठीक है ना। तो दूसरी अभिक्रिया यदि हम देखें, दूसरी अभिक्रिया में क्या होगा, यहाँ ग्लूकोज लेंगे, CHO, CHOH की होल 4, ठीक है ना। और साथ साथ में इसमें क्या होगा, CH2OH,
CH2OH। अब किससे अभिक्रिया करवानी? हाइड्रोजन साइनाइड से, HCN से। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बार बार कह रहा हूं, ठीक है ना। ये रिएक्शन किस प्रकार से करेगा हाइड्रोजन साइनाइड, यहां पर जो CH है बेटा, इससे एक तरफ जुड़ जुड़ेगा OH, एक तरफ क्या जुड़ेगा OH ये, और एक तरफ जुड़ जाएगा CN, और बाकी ग्रुप वैसे ही रहेगा। ये बहुत सरल रिएक्शन है बेटा, और इनको याद कर लीजिएगा भाई, इतने याद रखना आपको कि क्या बनेगा। इसका नाम क्या है? साइनोहाइड्रिन, है ना। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन लिख रहा हूं मैं केवल, है ना। साइनोहाइड्रिन, ग्लूकोज आप जोड़ते रहना इसमें, ठीक है ना। ग्लूकोज ऑक्साइम अलग हो जाएगा और ये साइनोहाइड्रिन हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से भाई इसके आगे ग्लूकोज जोड़ देना, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन और ग्लूकोज ऑक्साइड। तो ये दो अभिक्रियाएं किसके लिए बेटा, बताओ जल्दी से बताओ। कार्बोनिल समूह की बिल्कुल, उपस्थिति सिद्ध कार्बोनिल करने के समूह की उपस्थिति के लिए, है ना। कार्बोनिल समूह माने CO, ये कार्बोनिल समूह के लिए CO, इस कार्बोनिल समूह अलग होता है बेटा, है ना। कार्बोनिल समूह हमने केवल इस कार्बोनिल समूह माने ये वाला, इतने के लिए पढ़ा, है ना। इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है, ध्यान रखना। ये एल्डिहाइड भी दे सकता है और कीटोन, ये दोनों अभिक्रियाएं एल्डिहाइड भी देगा और कीटोन भी देगा, ये ध्यान रखिएगा, है ना। लेकिन अब हमें केवल एल्डिहाइड ग्रुप के लिए चाहिए। कार्बोनिल समूह में मान लीजिए हम फ्रक्टोज लेते हैं, यहाँ पर सपोज हम क्या लेते हैं, फ्रक्टोज लेते हैं। फ्रक्टोज कैसे होता है? CH2OH होता है ऊपर, है ना। और यहाँ क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और CHOH की होल थ्राइस हो जाती है ना, एंड CH2OH। ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला है। कितनी मजेदार बात है, जबकि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को एक जैसे समझते हैं। तो यहाँ पर हम कार्बोनिल समूह के लिए इस इन दो अभिक्रियाओं को पहचान सकते हैं। यहाँ पर क्या करवाएंगे, क्या करवाएंगे बेटा? NH2OH एंड NH, दूसरा क्या करेंगे? HCN। ये कार्बोनिल समूह के लिए बेटा, ध्यान रखना, ये एसीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है। अब तीसरा नंबर आ गया, ठीक है बेटा। कार्बोनिल समूह हम पहचान गए, समझ में आ गया सबको, कार्बोनिल समूह की उपस्थिति पता लग गई। चलो अब यस सर। तीसरा नंबर इस रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी से पूछता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि वो रिएक्शन यहीं से पूछता है ना। इस ग्लूकोज में यदि आप लोग पुराने पेपर देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया आ जाएगा, है ना। और इस साल पूछने की पूरी पूरी संभावना है। तीसरी रिएक्शन, तीसरा टाइप का क्या पूछेगा? अभी हम ग्लूकोज की संरचना पढ़ रहे हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है बेटा, नेक्स्ट है CHO। अब एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना, यानी कि एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति, समूह की उपस्थिति। अब इसको पहचानना है कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित है, क्योंकि इसमें तो एल्डिहाइड समूह ही है। किसमें? ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड समूह है, फ्रक्टोज में कीटोन समूह है, तो कीटोन समूह की बात बाद में हो जाएगी। लेकिन पहले हम क्या करेंगे? एल्डिहाइड समूह। तो इसके लिए परीक्षण जो क्या होगी, रिएक्शन कौन सी होगी, और रिएक्शन नहीं देनी आपको, ठीक है ना। यहां पर हम परीक्षण अभिक्रिया करते हैं, इसमें ब्रोमीन की अभिक्रिया। किसकी अभिक्रिया करवाएंगे बेटा? ब्रोमीन की। ब्रोमीन द्वारा हम क्या करेंगे? इसका ऑक्सीकरण करवाएंगे, ब्रोमीन के द्वारा, ब्रोमीन जल, है ना। तो हम क्या लेते हैं यहाँ पर? ग्लूकोज लेते हैं। पहले ग्लूकोज देखो, ये ध्यान रखना, ये हमने किस समूह की बात कर रहे हैं, ये इस समय हम किस समूह की बात कर रहे हैं? CHO समूह की पहचान के लिए। तो CHO समूह के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये हमारे पास CHO एंड CHOH और इसकी होल 4, ठीक है ना, एंड CH2OH। अभी हम प्रत्येक चीज को जानेंगे। देखो हमने एल्डिहाइड, पहले कार्बन की संख्या देख ली, फिर हमने क्या देखा? कार्बोनिल समूह देखा, फिर हम एल्डिहाइड समूह की बात कर रहे हैं, फिर हम OH समूह की बात करेंगे। इसमें चार प्राइमरी क्या है? अल्कोहल है, एक जो है सेकेंडरी, सॉरी, एक प्राइमरी अल्कोहल है और दो सेकेंडरी, चार सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है ना। इन सबको पहचानेंगे बेटा अभी, है ना। इनमें अल्कोहल समूह उपस्थित है, ये सब की रिएक्शन देंगे, ठीक है ना। एक एक करके, थोड़ा आगे पीछे हो गया था। दो क्या है इसमें, चार क्या है इसमें? सेकेंडरी अल्कोहल। एक क्या है इसमें? प्राइमरी अल्कोहल। अभी इनके बारे में भी जानेंगे, अभी तो पहले हम इसके बारे में जान रहे हैं, है ना। तो देखो इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है, यहां पर ऑक्सीकरण होगा, और किसकी उपस्थिति में होगा? ब्रोमीन जल की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में होगा?
ब्रोमीन जल, यहाँ Br2 और जल, ये ब्रोमीन जल है। और ये क्या कर देता है बेटा, इसको इसको ग्लूकोनिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है? ग्लूकोनिक अम्ल। यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, COOH एंड CHOH की होल 4। इससे सिद्ध हो गया कि इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है। इस ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करने से यह सिद्ध हो गया कि इसमें क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। ठीक है बेटा, पहचान गए। ब्रोमीन जल डालने से क्या हो गया, ग्लूकोनिक एसिड बना दिया इसने। क्या बना दिया? ग्लूकोनिक एसिड। इससे हमारे पास क्या हो गया, सिद्ध। यदि आपके पास पूछता है प्रश्न, इस प्रकार से पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी होगी। ये ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, इसलिए हम पता लग गया, क्योंकि यह एसिड का फॉर्मेशन यहां करेगा। ये क्या होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। कौन कौन होता है दुर्बल ऑक्सीकारक? ब्रोमीन जल। ठीक है ना, क्योंकि यदि प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो ये अल्कोहल भी क्या हो जाएंगे, ये भी ऑक्सीकृत एल्डिहाइड में हो जाएंगे। हमने बताया था अल्कोहल क्या हो जाता है, जब प्रबल ऑक्सीकारक होगा तो ऑक्सीकृत कर देगा किसको, अल्कोहल को। किस में ऑक्सीकृत करता है? एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड को फिर किस में कन्वर्ट कर देगा, फिर उसको एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन ये दुर्बल, जो हमारे पास क्या होता है, दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। कौन? ब्रोमीन जल। इसलिए ग्लूकोनिक एसिड बना देगा। ठीक है ना, क्या बना, ग्लूकोनिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। याद रखिएगा, ग्लूकोनिक एसिड है। कौन सा एसिड है? ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और आता है, वो क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए, ऐसे भी आ सकता है, या बताइए कि ग्लूकोज में 5 OH समूह है। ठीक है ना, यानी कि जो क्या होगा, 5 हाइड्रोक्सिल समूह है। यहां पर हम कह सकते हैं 5 हाइड्रोक्सिल समूह, OH समूह। अब इसको सिद्ध करना है, कैसे कैसे सिद्ध होगा, कैसे कैसे बता पाएंगे हम कि ये क्या बनाएगा। इसमें 5 OH समूह है, तो उसके लिए देखो बेटा, ये रिएक्शन फिक्स्ड है, ध्यान रखना। ये किसी और के साथ नहीं करवाएंगे आप रिएक्शन। यहां पता करेंगे तो इसमें क्या होता है, ये रिएक्शन करता है एसिटिक एनहाइड्राइड। किससे करता है बेटा रिएक्शन? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है? किसी को मालूम है एसिटिक एनहाइड्राइड? CH3CHO थोड़ा CH2 गड़बड़, फिर बोल बेटा। सर CH3CHO। CH3CHO। नहीं सर, CH3CO। हाँ राइट, CH3CO। CH3CO, फिर ये हाँ, O से जुड़ा होगा, फिर ये सर वैसे ही सेम टू सेम रिपीट हुए। ये है बेटा एसिटिक एनहाइड्राइड, है ना। ये एसिटिक एनहाइड्राइड। इससे अभिक्रिया करवानी है, उससे पता लगेगा हमें कि इसमें 5 OH समूह है। पहला क्या हुआ, जब हमने देखा, शुरुआत में हमने कहा इसमें 6 कार्बन है। 6 कार्बन के परीक्षण किया ना, तो किससे पता किया हमने, किसके साथ अभिक्रिया करवाई? HI से, है ना। ये तो हुआ था। हमने कहा CO कार्बोनिल समूह उपस्थित है, इसमें CO समूह उपस्थित है। किससे अभिक्रिया करवाई थी बेटा? किससे करवाई थी? एक तो करवाई थी NH2OH से, तो कोई, और एक करवाई थी HCN से। याद रखिएगा, हमने कहा इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, CHO ग्रुप मौजूद है, तो किससे अभिक्रिया करवाई? ब्रोमीन जल से। ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा कि इसमें 5 OH समूह है, तो 5 OH समूह, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 5 OH समूह, यहां पर लिख सकते हैं OH समूह। तो इसके लिए हम क्या करवा रहे हैं, इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड की CH3CO एंड CH3CO, ये फिक्स्ड है बेटा, है ना, इन्हीं से करवाने आप। तो अब हमें 5 OH समूह के लिए क्या लेना पड़ेगा, ग्लूकोज लेना पड़ेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, जो हमने पहले छोटी क्लासों में पढ़ा था वो नहीं, दूसरा वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला। यहाँ पर CHO होगा, ये एल्डिहाइड है। ठीक है ना, CHOH। अभी और आगे जब बढ़ना है हमने इस ग्लूकोज के फॉर्मूले में, है ना। अब मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं आप लोगों को, ये देखो NCH2OH, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला।
अब ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलूंगा तो ये मत बोलना कि C6 गुरुजी C6 और H12 और O6 है, ये नहीं है बेटा। है क्यों नहीं हो, लेकिन अब आपकी जानकारी यहां तक होनी चाहिए, ठीक है ना। फॉर्मूला तो वही है, अणुसूत्र तो वही है, लेकिन अब जानकारी यहां तक होनी चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए तुम केमिस्ट्री आगे पढ़ रहे हैं। देखो, और अब हम क्या करेंगे, इससे अभिक्रिया करवाएंगे CH3CO एंड CH3CO। ये अगली बार जो आप लोगों का टेस्ट होगा उसमें संभावनाएं हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए, है ना। या ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप मौजूद है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि जब ग्लूकोज सुक्रोज का जल अपघटन होता है तो क्या बनेंगे, माल्टोज का जल अपघटन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है ना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते बेटे उससे, है ना। तो यहां पर यदि हम इसको देखेंगे तो किस प्रकार से बनेगा, ये बन जाएगा, है ना। अब क्या बनेगा, देखो 5 OH समूह के लिए ये बना देता है बेटा पेंटा एसिटेट। क्या बना देता है, पेंटा एसिटेट। कैसे जुड़ेगा, देखो ये एल्डिहाइड पे अभिक्रिया नहीं करता, जो एस्टिक एनहाइड्राइड है ये एल्डिहाइड से अभिक्रिया नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड को तो ऐसे लिख लेते हैं, देखो एल्डिहाइड तो ऐसे आ गया, क्या बना CHO। लेकिन ये क्या करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अल्कोहल पर अभिक्रिया करता है ना। तो किस पर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्डिहाइड दोनों पर अभिक्रिया करता है। और किस रूप में करेगा, देखो यहां है बेटा CH, देखो ये CH, ठीक है ना। और जो OH जुड़ा हुआ है देखो इसमें से एक हाइड्रोजन, देखो एक हाइड्रोजन लेकर के ये क्या बना देगा, एस्टिक एसिड बना देगा। देखो मैं इसको तोड़ रहा हूं, पहले इसको दूसरे कलर में लेता हूं, है ना, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो यहां से एक हाइड्रोजन लिया, देखो ये हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, ये हाइड्रोजन यहां से तोड़ेगा, देखो ये बॉन्ड तोड़ा, और इतना मॉलिक्यूल देखो इतना क्या करेगा, इतने मॉलिक्यूल को बना देगा एसिड, है ना। और यहां क्या बचा, देखो यहां बचा O, क्या बचा बेटा इसमें, O बचा, और फिर इधर क्या बचा, CO और CH3, यही तो बचा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं O एंड CO और CH3, ठीक है ना। और ये 4 है तो 4 बार जुड़ेगा, 4 तो यानी कि 5 लेने पड़ेंगे हमें यहाँ, है ना। ये कितनी बार होगा, 4 बार, तो 4 बार जुड़ गया, देखो इसको मैंने अलग कलर से इसलिए लिखा, ठीक है ना। और देखो 4 क्या बनेंगे इसमें, एसिटिक एसिड भी बनेंगे। लेकिन अभी पूरा करते हैं इसको, देखो CH2, यहां पर भी यही कहानी होगी, यहां से हाइड्रोजन जाएगा एसिड बनाएगा, और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा OCO CH3, ठीक है ना। और प्लस इसमें क्या होंगे, 5 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड बनेंगे बेटा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, पेंटा, ग्लूकोज, ग्लूकोज लिखेंगे इसके आगे, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। बस ये समझ लो, ये रिएक्शन होगी, ग्लूकोज यहां लिख लेना बेटा इसका, है ना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल क्या होंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के होंगे, और क्या बना देगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाएगा। ये सिद्ध करेगा कि यहाँ पर 5 समूह OH के उपस्थित हैं, 5 समूह क्या है, OH की उपस्थिति। ये ग्लूकोज की संरचना से संबंधित पढ़ रहे हैं बेटा हम अभी, याद रखिएगा, है ना। यदि आपको पहली बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा वीडियो को देखना, पूरी कोशिश करना, ठीक है ना। मैंने रिकॉर्ड किया था इसको, मुझे लग रहा है रिकॉर्ड नहीं किया आज, ठीक है ना। तो ये पेंटा एसिटेट बनाया, ठीक है ना। तो गड़बड़ी हो गई मुझे लग रहा है, चलो जी यहां से शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये क्लियर हो गया बेटा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, पेंटा एसिटेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेंटा एसिटेट बन जाएगा, क्लियर। चलो इसके बाद और आगे चलते हैं बेटा, देखो यहां से क्या होगा, नेक्स्ट देखें, यदि इसमें आगे देखते हैं, देखो अब हमने 5 OH समूह भी देख ली, ठीक है ना। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं शुरू से क्या क्या चीजें होंगी। पहला हमने देखा कि जो 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हमने क्या किया, यदि हम 6 कार्बन को देखेंगे तो 6 कार्बन के लिए हमने क्या किया, HI से अभिक्रिया करवाई, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, जिसमें हमारे पास नॉर्मल हेक्सेन बना। फिर हमने क्या किया, कार्बोनिल समूह, देखो बेटा कार्बोनिल समूह क्या होता है, CO, ये कार्बोनिल समूह है। इस
की पहचान के लिए हमने दो अभिक्रियाएं लिखी थी। कौन कौन सी? एक तो पहले करवाया था NH2OH। NH2OH के साथ क्या बना था? ये बना था ऑक्सीजन, और HCN के साथ बना था साइनोहाइड्रिन। ठीक है ना? ये दोनों अभिक्रियाएं किसके लिए है? ये है कार्बोनिल समूह की पहचान के लिए। ठीक है ना? तीसरा नंबर हमने कहा था, तीसरा नंबर था एल्डिहाइड ग्रुप। तीसरा नंबर क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप। इसकी पहचान के लिए यहां पर हमने किसकी अभिक्रिया करवाई? ब्रोमीन जल, Br2 जल लिख लिया। ठीक है ना? ये ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई, जिसमें ग्लूकोनिक एसिड बना था। ठीक है ना? उसके बाद हमने 5 OH समूह के लिए जो चौथी अभिक्रिया है हमारे पास है, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है ना? इसके बाद हमारे पास आ गया चौथा नंबर ले लेते हैं, और इसमें था 5 OH समूह, यानी कि 5 OH समूह। इसकी पहचान करने के लिए हमने किससे अभिक्रिया करवाई थी? एसिटिक एनाइड्राइड CH3CO, है ना? और इसने क्या बनाया था? पेंटा एसिटेट बनाया था। क्या बनाया था? पेंटा एसिटेट। तो इससे सिद्ध हो गया कि हमारे पास क्या होंगे? 5 OH समूह। क्लियर हुआ बेटा? एक और है इसमें, जिसको हम कह सकते हैं कि इसमें 1 डिग्री एल्कोहल है। जो छठी रिएक्शन होगी या पांचवी रिएक्शन होगी, पांचवें नंबर पर होगा, ये होगा हमारे पास क्या? इसमें एक प्राथमिक एल्कोहल है उपस्थित है। एक क्या है इसमें? देखो प्राइमरी एल्कोहल। देखो यदि हम एल्डिहाइड को इसको देखेंगे, ग्लूकोज देखेंगे CHOCHOH, ये देखो बेटा 4 इसमें क्या है? ये सेकेंडरी एल्कोहल है, ध्यान रखना, ये 4। लेकिन एक क्या है इसमें? प्राथमिक एल्कोहल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इसमें प्राथमिक एल्कोहल ग्रुप उपस्थित है। ये सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज में प्राइमरी एल्कोहल उपस्थित है। ठीक है ना? प्राइमरी एल्कोहल उपस्थित है। तो कैसे होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? पांचवा नंबर आएगा हमारे पास। उसके लिए देखो बेटा, उसके लिए हम क्या लेंगे? ग्लूकोज लेंगे। हमने क्या लिया? यानी कि CH2OH, यहां पर लिख सकते हैं CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल की पहचान। 1 डिग्री एल्कोहल की पहचान कैसे होगी? है ना? तो 1 डिग्री एल्कोहल यानी कि जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है ना? तो उसके लिए क्या करेंगे? देखो, इसमें यदि हम देखें तो यहां पर हम लेंगे, ये लिया हमने, क्या लिया बेटा? एल्डिहाइड ग्रुप एंड CHOH। अभी इन चारों से कोई लेना देना नहीं। इनके इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं होगी, इसके साथ भी अभिक्रिया नहीं होगी। अब किसके साथ होगी? प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि हम स्पेशली किसके लिए करवा रहे हैं? प्राइमरी एल्कोहल के लिए करवा रहे हैं। इसका ऑक्सीडेशन होना बेटा, और इसका ऑक्सीकरण किसकी उपस्थिति में होगा? ये होगा नाइट्रिक अम्ल की उपस्थिति में। यदि हम प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाना चाहें तो हमारे पास नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो नाइट्रिक अम्ल में क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन यदि हम करवाते हैं तो ये क्या करता है? ये क्या करेगा? ये बना देगा ग्लूकोनिक एसिड, सॉरी सैकरिक अम्ल बना देगा। क्या बनाएगा? सैकरिक अम्ल। किस प्रकार से जुड़ेगा? देखो, ये इससे भी अभिक्रिया कर सकता है और इससे भी। तो यहां पर सैकरिक अम्ल बने, एक तो इसको चेंज कर देगा, दूसरा क्या बनाएगा? CHOH। देखो सेकेंडरी एल्कोहल के साथ नहीं करता अभिक्रिया। ठीक है ना? और ये प्राइमरी एल्कोहल देखो इस प्रकार से, यानी कि क्या आ जाएगा? COOH बना देगा। ये प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड के साथ करता है अभिक्रिया। ठीक है ना? तो इसने क्या बना दिया? सैकरिक अम्ल। ठीक है ना? इसको क्या कह सकते हैं? सैकरिक अम्ल। या जैसे हम क्या करते हैं, सैकरिक अम्ल से भी इसको बना सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन करके ग्लूकोनिक अम्ल लेंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो क्या होगा? देखो, हम यहाँ पर ग्लूकोनिक अम्ल भी ले सकते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल क्या होता है? COOH। ये हमें पता लग रखा पहले कि ग्लूकोनिक अम्ल है। ठीक है ना? तो इससे, क्योंकि हमें मालूम है नाइट्रिक अम्ल के साथ जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो इसका भी पता तो हमें पहले लग गया कि एक एल्डिहाइड ग्रुप है। ठीक है ना? अब हमें केवल पता करना था इसका, CH2OH का। तो हमने क्या किया? इसका ऑक्सीडेशन करवाया, ग्लूकोनिक एसिड लिया और नाइट्रिक एसिड अम्ल की उपस्थिति में। तो ये नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा? ये प्राइमरी अल्कोहल पर अभिक्रिया करेगा और क्या बना देगा? इसको ग्लूकोनिक एसिड बना देगा, नहीं सैकरिक अम्ल बना देगा बेटा, सॉरी। क्या बनाएगा? सैकरिक अम्ल, CHOL4 एंड COH। इसको बोलते हैं सैकरिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको? सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल। ये हो गया बेटा सैकरिक अम्ल।
ठीक है ना, ये क्या बना देगा, सैकरिक अम्ल बना देगा। तो इस प्रकार से क्या करेंगे, ये बन गया हमारे पास ग्लूकोज की संरचना के संबंध में अभिक्रियाएं। ठीक है ना, ग्लूकोज के संबंध में जो अभिक्रियाएं हमने पढ़ी ये है बेटा। और ये एक बार फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले हमने पहचान करना है, इसमें 6 कार्बन है। 6 कार्बन के लिए हमने 6 कार्बन की पहचान के लिए हमने क्या किया, HI से अभिक्रिया करवाई, हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करवाई। उसके बाद कार्बोनिल समूह था, कार्बोनिल समूह के साथ के लिए हमने क्या करवाया, 2 प्रकार की रिएक्शन करवाई। एक तो करवाई NH2OH, जिसमें इसने क्या दिया था, ऑक्सीजन दिया था। हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया करवाया, साइनोहाइड्रिन बना था। उसके बाद हमने किसकी, CHO ग्रुप की पहचान के लिए हमने क्या करवाया था, ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया करवाई थी, है ना, किसके साथ करवाई थी, ब्रोमीन जल। ठीक है ना, इसकी पहचान के लिए। उसके बाद हमने क्या कहा, इसमें 5 OH समूह है, 5 OH समूह। इस 5 OH समूह के लिए हमने क्या करवाया था, किसकी अभिक्रिया करवाई थी, एसिटिक एनाइड्राइड, यानी कि CH3CO CH3CO। और इसने क्या बनाया था, पेंटा एसिटेट बनाया था, है ना, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनाया था। उसके बाद हमने कहा इसमें एक क्या है, CH2OH समूह है, यानी कि एक समूह क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। उसके लिए हमने किसकी अभिक्रिया करवाई, नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया करवाई, HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करवाया, और हमें क्या मिला, सैकरिक अम्ल मिला। तो इस प्रकार से ये क्या करेगा बेटा, ग्लूकोज की संरचना को सिद्ध करेगा, कि ग्लूकोज की संरचना के बारे में बताएगा कि ग्लूकोज की संरचना किस प्रकार से हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास ग्लूकोज की संरचना। अब इसके बारे में और आगे है, ग्लूकोज का विन्यास होगा। ठीक है ना, इसको डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है, देखा होगा आप लोगों ने। अब आप लोगों ने ग्लूकोज के डिब्बे देखे होंगे, ग्लूकोज के डिब्बे देखे, ग्लूकोज के डिब्बे देखे बेटा, यस सर। और उनमें क्या लिखा रहता है, डी ग्लूकोज यस सर, यस सर। लिखा रहता है। डी क्यों लिखा रहता है, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, है ना, डी ग्लूकोज क्यों लिखा रहता है। इसमें कभी कभी लिबोरोटेटरी डी ग्लूकोज हो सकता है, एल ग्लूकोज भी हो सकता है ना, डेक्सोरोटेटरी, लिबोरोटेटरी, इस प्रकार के ग्लूकोज के नाम लिखे जाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि डेक्सट्रोज लिखा हुआ है, इस डी से कुछ ना मतलब है इसका, है ना, ग्लूकोज की संरचना में इस डी से तो कुछ है, डी ग्लूकोज से कुछ ना कुछ लेना देना है। तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए कि उन्होंने डी क्यों लिखा हुआ है। ठीक है ना, चलो कल फिर मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को, कल हम इस पर और बात करेंगे आगे।